गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहने वाला है वो रिपीटेड टॉपिक, एक्चुअली इसके बारे में पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। गवर्नर और उसके बिल के गवर्नर जो है जो प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए जो बिल प्रिजर्व करता है, रिजर्व करता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि तमिलनाडु में जो नीट वाला केस है वहां के रिगार्डिंग इसको हम लोग करने वाले हैं जीएस पेपर 2 से। सेकंड जो टॉपिक रहने वाला है वो भी रिपीटेड है, नेशनल एम्बलम के बारे में बात करेंगे। दो चार इसमें थोड़ा नया डिटेल मैंने ऐड किया है बेसिकली क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन से है, तो कुछ डिटेल आपको जानने को मिलेंगी, तो आपके टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये 2017 का केस था जिसमें कोर्ट ने अभी काफी एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि क्या पूरा जो है कहां से शुरुआत हुई, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटेड सा टॉपिक है। इंडिया चाइना के बॉर्डर के बारे में बात करेंगे, ये भी पुराना टॉपिक है लेकिन थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि नेशनल एम्बलम अगर न्यूज में है तो ये भी न्यूज में डेफिनेटली है यहाँ पे। और इस समय जो मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वहां पे एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है रिगार्डिंग एएसआई, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पी नोट्स ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने पी नोट्स के बारे में कभी भी नहीं पढ़ा है। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, और किस तरह से इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है, ये न्यूज में क्यों है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। इसके कुछ प्रोज, इसके कुछ कॉन्स, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी है जो हम लोगों ने कल आपको दिए थे, और आज कुछ नए एमसीक्यू फिर से आपको मैं देने वाला हूं, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के टॉपिक, एक बार बढ़ते हैं डिटेल में। लेकिन डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी जो है 3 तारीख से अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, और ये सेकंड फाउंडेशन कोर्स है। पहला फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स वगैरह लेने में वो डेफिनेटली यहाँ पे जाके कोर्स ले सकते हैं। और उसका व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली आप मैसेज वगैरह करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पे भी क्लिक करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक बेसिकली वो है नीट बिल के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन सोट ऑन द तमिलनाडु एंटी नीट बिल। बेसिकली ये हुआ कि जब नीट को देखिए नीट अभी इंडिया में एक ही एग्जाम है जिसमें जो है मेडिकल कोर्सेज वगैरह में या फिर जो बीडीएमएस के जो कोर्सेज होते हैं उनमें कोर्सेज लेने के लिए ऑल इंडिया एक ही एग्जाम है नीट। नीट से पहले जो है अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जो है नीट को मंजूरी दे दी है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो है नीट को लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफी समय से, क्योंकि तमिलनाडु चाहता है कि वो नीट अप्लाई ना करे, क्योंकि तमिलनाडु में एक्चुअली जो उनके स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु का आर्गुमेंट है कि जो तमिलनाडु के बोर्ड में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं, नीट की वजह से इनको नुकसान होता है ना, क्योंकि नीट के लिए जो बहुत महंगी कोचिंग होती है, उसका सिलेबस भी अलग होता है। तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट स्कूल का कोर्स होता है सिलेबस वो अलग होता है। तो गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं, गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनको जो है नुकसान होता है नीट से, ऐसा तमिलनाडु का मानना है। और तब से जब से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके अभी तक जो है तमिलनाडु कई बार जो है बोल चुका है सेंटर को कि वो नीट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो उस चक्कर में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में तमिलनाडु की एंटी नीट एक बिल पास हुआ था। अब आप सबको पता है कि बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, बिल को जो है एक्ट बनाने के लिए गवर्नर की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नर के पास जब ये बिल गया तो गवर्नर ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, और उस बिल को उन्होंने एक्चुअली प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए रिजर्व कर लिया। तो तब से लेके ये जो है इशू चल रहा है, तो अभी वो प्रेसिडेंट के पास ही है। बेसिकली प्रेसिडेंट के पास तो नहीं होता, वो एक तरह से आप ये कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर डिस्कस करती है, फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है कि आप सर क्या कर सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती हैं, ये आप सबको पहले से पता ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मामला तो नीट वाला ही है, आप सबको पता ही है। तो बात यह है कि आर्टिकल हमारे पास जो 200 है, देखिए रिपीटेड टॉपिक है, ये पुराना टॉपिक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। आर्टिकल जो 200 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या डील करता है? वो ये कहता है कि गवर्नर जो है, गवर्नर की पावर के बारे में बात करता है। गवर्नर के पास एक स्पेसिफिक पावर होती है जिसके तहत गवर्नर किसी भी बिल को एसेंट यानी कि मंजूरी देने से पहले उस बिल को गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 200 के अंदर कहा गया है। मतलब आर्टिकल 201 क्या कहता है? बिल्स रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन।
गवर्नर ऑफ इंडिया एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एक्सेप्ट मनी बिल बट नॉट द पॉकेट वीटो। देखिए ये थोड़ा ध्यान देना आपने। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये होता है कि वो किसी भी बिल को मना कर सकता है, साफ साफ मना कर सकता है कि मैं इसको पास नहीं करूंगा, तो वो बिल वहीं पे जो है डेड हो जाता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है कि गवर्नर उस बिल को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, यानी कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन एक बार स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास कर देता है तो फिर गवर्नर को उसको पास करना ही पड़ता है, तो वो फिर मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, पॉकेट नहीं कर सकता। पॉकेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बिल गवर्नर के पास आया तो गवर्नर उसको ना तो हाँ बोलता है और ना ही गवर्नर उसको ना बोलता है, वो उसकी टेबल पे पड़ा रहता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं बताया गया कि जिस टाइम लिमिट में गवर्नर को उसको मंजूरी देनी रहती है। तो ये पॉकेट वीटो गवर्नर एंजॉय नहीं करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होती है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो विद रिस्पेक्ट टू बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ही कैन गिव हिज एसेंट, विदहोल्ड हिज एसेंट। तीन ऑप्शन होते हैं, या तो अपना एसेंट दे सकता है, या उसको विदहोल्ड कर सकता है मतलब मना कर सकता है, या फिर उस बिल को रिटर्न कर सकता है। तो नीट वाले केस में भी ऐसा ही हुआ, गवर्नर ने अपनी सी पावर का यूज किया और प्रेसिडेंट के लिए उसको जो है रिजर्व उसको कर दिया है। अब प्रेसिडेंट उसमें क्या करता है क्या नहीं करता वो अलग बात है। कहता है देखिए ये कंटेंट आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कैसी बात नहीं है। कहता है कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस में प्रिजर्व कर सकता है? पहला है when the provisions mentioned in the bill violate the constitution। तो ये तो सीधी सीधी ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसा बिल थोड़ी ना पास करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट करता है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कहता है कि when provisions mentioned in the bill oppose directive principle of the state policy। अगर कोई इसको अपोज करता है तो वो भी होगा। when provisions mentioned in the bill hinders मतलब उसको रोकता है the larger interest of the country, when provisions mentioned in the bill concern the national importance, when provisions mentioned in the bill mention in the acquisition of the property that is dealt with the article 31A। तो ये जो नीट वाला बिल रिजर्व किया है वो आप कह सकते हो कि जो फोर्थ वाली हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द बिल कंसर्न इन द नेशनल इंपोर्टेंस, क्योंकि जो नीट वाला बिल है वो डेफिनेटली नेशनल इंपोर्टेंस का ही है। और अगर तमिलनाडु का बिल अगर ये पास हो जाता है तो डेफिनेटली जो दूसरे स्टेट्स हैं केरला, कर्नाटका, पंजाब, वो भी इसका अपोज करेंगे। तो इसलिए नेशनल इंपोर्टेंस का है, तो इसलिए इसको बिल को रोक दिया गया है। बाकी कुछ आर्टिकल जो है यहाँ पे गवर्नर के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, वो मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए पे डाल दिया है। आर्टिकल 154, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, ठीक है, आप इसको अपने आप से भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं एमसीक्यूज, वो भी एक्चुअली पॉलिटी वाले सेक्शन से ही हैं, लेकिन आंसर देने से पहले आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। लाइक करे बिना कोई भी बच्चा आगे वीडियो मतलब देख सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन आप एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पुराना टॉपिक है, पुराना क्वेश्चन है। Who has the power to declare an area as a scheduled area? तो इनमें से कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। What is true about the money bill? उसके बारे में है। They must be introduced on the prior recommendation of the president। और अच्छा जी, they can originate in both houses of the parliament। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दो क्वेश्चन और भी हैं एक्चुअली, थोड़े मैंने एमसीक्यू थोड़े ज्यादा डाल दिया तो आप देख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर्स रोल। तो गवर्नर के रोल के बारे में बताया रखा है इसने कि ही शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द गवर्नर फॉर द ईच स्टेट विद नो टू स्टेट्स हैविंग द सेम पर्सन ऑफ द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो इसका भी आपने पढ़ के देना है क्योंकि आजकल काफी न्यूज में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको क्वालिफिकेशन बतानी है, इनमें से कौन सी होती हैं। तो चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपने वीडियो स्क्रीन को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में नीचे अपने जो है इनके आंसर देने हैं और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट एनालिसिस देखते हैं तो एक बार प्लीज आप जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप देखते हो एनालिसिस तो हमें जरूर बताया करें कमेंट सेक्शन में। तो एक तरह की इसका अटेंडेंस ही समझ लीजिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से एस्पिरेंट हैं हमारे बच्चे जो रेगुलरली हमारी एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। कोई अच्छी चीज, खराब चीज आप सजेस्ट कर सकते हो, सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है हरियाणा से, और यहाँ पे एक डीएसपी थे बेसिकली सुरेंद्र बिश्नोई जी, और एक माइनिंग साइट पे वो गए। नूह डिस्ट्रिक्ट का ये केस है, और जो ट्रक था, जो टेम्पो था जिसके अंदर जो है इलीगल माइनिंग होके वो लेके जा रहे थे, तो यार उनको जो है उसे कुचल दिया गया। तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो करप्शन आप देख सकते हो किस हद तक करप्शन है, और लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कुछ समय पहले ऐसा ही केस एक महाराष्ट्र के अंदर भी आया था, तो वहां पे भी एक आईपीएस ऑफिसर को ऐसे ही माइनिंग माफिया ने मार दिया था। तो यहाँ पे भी ऐसा केस हुआ, यूपी में भी केस हुआ था जहाँ पे ऑयल माफिया ने बेसिकली जब वो रेड करने गए थे तो उनके ऊपर तेल वगैरह डाल के उनको जला दिया था जिंदा। तो इस तरह कितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक तो भैया जो माफिया है वो कितना ज्यादा स्ट्रोंग है ना, और वो कितना ज्यादा डरता नहीं है किसी भी सिस्टम से, क्योंकि या तो उसके अंदर सिस्टम के अंदर उसकी इतनी पहुंच हो चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ये समझ लीजिए कि मतलब उनका साम्राज्य है पूरा यार, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना माफिया, तो इसी तरह का माफिया ग्राउंड पे भी काम करता है। तो ये थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो मतलब पेपर वगैरह में अगर किस तरह का केस स्टडी वगैरह कभी आती है तो डेफिनेटली इस तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब करप्शन या माफिया उस तरह का कोई आपके पास केस स्टडी आती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है द आउटरीच ओवर द न्यू नेशनल एम्बलम। तो इसको तो सारे को पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो नेशनल एम्बलम आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। अगर नेशनल एम्बलम से क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो भी अशोका, उनकी फिलॉसफी, उनके जो एडिफिक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स की जब बात करते हैं, मौर्यन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, तो यहाँ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। तो आप हमेशा ये मत समझा करें कि जो टॉपिक न्यूज में रहता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक न्यूज में होता है, यूपीएससी के जो पेपर सेटर्स होते हैं वो वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं, सवाल जो है उसके आसपास दूसरी जगह से पूछते हैं। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना होता है जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको ऑफ कोर्स नेशनल एम्बलम के बारे में तो पढ़ना ही है, उसके अलावा अशोका की फिलॉसफी, मौर्यन आर्किटेक्चर, एडिफिक्ट्स, जो कैपिटल्स हैं अशोका के, कौन कौन सी लैंग्वेज वहां पे यूज की गई हैं, उसके बारे में भी डेफिनेटली आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकता है। तो घुमा फिरा के बात वही बोल रहे हैं कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है अभी जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम इतने समय से हम लोगों ने चला रखा है, जिसमें हम लोग नई पार्लियामेंट बना रहे हैं इंडिया की, तो उसके ऊपर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा नेशनल एम्बलम को अनवील किया। तो उसके बारे में ही काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक पुराना टॉपिक है, 2-3 बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे जो 1950 था, तो उस समय हम लोगों ने लायन कैपिटल ऑफ अशोका इसको एक्सेप्ट किया था इंडिया का एज अ नेशनल एम्बलम, ठीक है। और हमारा जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते, ये हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। मुंडका उपनिषद से जो है हम लोगों ने इसको लिया हुआ है सत्यमेव जयते को, ठीक है, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो देखिए कैपिटल्स तो कई सारे हैं अशोका के, लेकिन जो सारनाथ के अंदर सिचुएटेड है, सारनाथ में, उसको हम लोगों ने नेशनल एम्बलम लिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे 4 शेर हैं, 4 लायंस हैं, लेकिन जिनमें से 3 ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और इस जो आप देखते हो नेशनल एम्बलम को, तो नेशनल एम्बलम के नीचे ही जो आपका अबेकस है, तो यहीं पे देखिए अशोक चक्र भी है, ये बीच में सेंटर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अशोक चक्र, और इसके साइड में जो इस तरह से एनिमल है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो एलिफेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे दिखा रखा है उसने, एलिफेंट है पहला, एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है, एक बुल है और एक लायन है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूछेगा आपसे एग्जाम में वो। और इसके बीच में जो व्हील है जिसे कहा जाता है धर्म चक्र ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इस व्हील के अंदर जो है 24 स्पोक्स हैं, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर भी हम लोगों ने इसको अडेप्ट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस जब पूरे नेशनल एम्बलम को बनाया, मतलब जब इस को बनाया गया था अशोका के दौरान, वो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ रॉक से ही लिया गया है, सैंडस्टोन की वो रॉक होती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल एम्बलम के बारे में एक एक्स्ट्रा जो है ट्रिवियल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ट्रिविया है बेसिकली। तो जो नंदलाल बोस जी बहुत दुनिया के जाने माने स्कल्पचरिस्ट रहे हैं, बहुत जाने माने आर्टिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा जो है नेशनल एम्बलम जो है को जो है उसको डिजाइन किया गया। और इनके 5 स्टूडेंट जो है जगदीश मित्तल जी, कृपाल सिंह, ये सब करके, तो इनके द्वारा जो है उसको डिजाइन किया गया, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और जो लायंस हैं जो आपको दिखाई देते हैं 1 2 3 4, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड,
तीनों चारों के अलग अलग मतलब होते हैं। एग्जाम में आपको जो है वो कॉन्फिडेंस को किसी और चीज से रिप्लेस कर देगा, प्राइड को किसी और चीज से रिप्लेस कर सकता है, तो वो थोड़ा घुमाता है यूपीएससी एग्जाम में, तो थोड़ा आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो यही था इसके बारे में, और कुछ ज्यादा था नहीं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इसको चेंज कर दिया, जो नए वाले जो लायंस हैं ये काफी अग्रेसिव नजर आते हैं, है ना। कुछ लोगों का कुछ और कहना है, कुछ और आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट अलग अलग हो सकते हैं, कौन आर्गुमेंट सही है नहीं है गलत है वो बात की बात है, एक अलग डिबेट हो सकती है, बट यस। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो कहता है द जजमेंट ऑन द बुर्कपाल माओइस्ट अटैक। ये थोड़ा न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखिए ये 2017 का केस है, और यहां से एक हम लोग ना मेंस के लिए आंसर भी लिखने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर आंसर देखने की कोशिश करते हैं। द फ्रीक्वेंट डेथ ऑफ आर्म्ड पर्सनल इन द एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हाईलाइट्स द सेटबैक टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी capability at many levels and the challenges that left wing extremism continues to pose. Discuss. तो आपको ये बताना है कि इंडिया में जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलते हैं इंटीरियर ऑफ इंडिया में, तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से खतरा है, हमारी जो कैपेसिटी है इंटरनल सिक्योरिटी की उसको किस तरह से चैलेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम लोग आम भाषा में जो है नक्सलिज्म भी बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आंसर आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो एक्चुअली ये केस है थोड़ा पुराना, 2017 का ये केस है, और 2017 में जो है काफी डेडली अटैक हुए। देखिए हुआ क्या था ना, उस समय नोटबंदी जब चल रहा था, तो नोटबंदी के दौरान एक जो है खबर फैलाई गई थी कि नोटबंदी के बाद जो है टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, उनके पास पैसा नहीं है, मीन्स नहीं है, वो सब करके। तो उसके रिएक्शन में जो है नक्सलाइट लोगों ने, मतलब नक्सलीज ने एक ऑपरेशन किया था 2017 के अंदर। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट का ये केस है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आपको पता है कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये कुछ जगह ऐसी हैं वहां पे जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लेवल तक जो है वो नक्सलिज्म के प्रभाव में है। वहां पे बिल्कुल पैरेलल गवर्नमेंट चलता है। तो वहां पे अटैक हुआ था। एक्चुअली वहां पे एक ब्रिज बन रहा था, और जिस ब्रिज की सुरक्षा के लिए कुछ जवान तैनात थे, और 300-400 लोगों ने बेसिकली अटैक किया उन जवानों के ऊपर। और उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में क्या हुआ कि हमारे जो है 25 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हो गई। उसमें हालांकि कुछ नक्सलाइट भी मारे, लेकिन बहुत कम। तो उसके बाद जो है इनके जो हथियार वगैरह थे वो भी लेके वो लोग भाग गए। तो 2017 का अभी तक का सेकंड डेडलीस्ट जो है उसको नक्सलाइट अटैक आप बोल सकते हो। तो इसमें ये हुआ था, जब इन्वेस्टिगेशन हुई बाद में, एनआईए वगैरह ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें कई जो है गांव के वहां के जो लोग थे, लोकल लोग थे, उनको पकड़ लिया गया, और ये कहा गया कि ये इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में उनके साथ थे। इनमें से बहुत सारे लोग जो पुलिस पर्सनल के हथियार वगैरह छीन लिए गए थे, तो कुछ विटनेस के टेस्टिमोनियल्स वगैरह हुआ, वो सब कुछ चीजें हो रही थी। तो उस केस में जो है अभी वो लोग 4-5 साल से जेल में बंद थे, अंडर ट्रायल थे। अभी एनआईए के कोर्ट ने उसमें से 121 लोगों को अक्विट कर दिया है, मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी एनआईए बहुत खास एविडेंस पेश नहीं कर पाया, तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है न्यूज में था। एनआईए के कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने उनको जबरदस्ती जो है आपके पास कोई एविडेंस नहीं थे, 5 साल में आपने उनको बंद करके रखा है, तो काफी डांट भी पड़ी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। खैर, तो एक अलग बात है। तो थोड़ा सा इसीलिए नक्सलिज्म के बारे में हमें हल्का सा पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में रहता है। तो होम मिनिस्ट्री जो है हमारी है वो, क्योंकि हमारा पूरा सिक्योरिटी वाला चीजें देखती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सीपीआई माओइस्ट है, सीपीआई माओइस्ट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये 2004 में जो है एग्जिस्टेंस में आई। उससे पहले जो बहुत 2 डेडली ग्रुप हुआ करते थे, एक का नाम था पीपल्स वॉर ऑफ ग्रुप, और दूसरा नाम था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, तो एमसीसीआई जिसको बोला जाता है। 2004 में दोनों ने मर्ज कर लिया था, और अभी जो है सीपीआई माओइस्ट जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन इसको सबसे बड़ा माना जाता है। 1960s में जो है, लेट 1960s में और अर्ली 70s में इसकी शुरुआत हुई। कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी जो विलेज है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और तेलंगाना के कुछ रीजन्स में, आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स में, बाद में जो है ये पूरे इंडिया में लगभग फैल गया। और अभी इंडिया के 40% जो पूरी ज्योग्राफिकल एरिया है वो नक्सलिज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह, इन सारे रीजन्स के अंदर। और जो भी एरिया प्रभावित होते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, उन्हें कहा जाता है रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर की पिक्चर आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ये रेड कॉरिडोर है, जैसा कि आप इस पिक्चर में साइड में देख सकते हो, जो रेड कलर है। तो कहा जाता है कि जो तिरुपति से पशुपति आपको पता है मंदिर कहाँ पे है?
और तिरुपति भी आपका पता है कहाँ पे है। तो पशुपति से तिरुपति तक कहा जाता है कि नक्सलिज्म का जो है पूरा दबदबा है, उनका बोलबाला है। तो अलग अलग वेव्स में जो है नक्सलिज्म आया। तो पहली जो वेव है 1967 से 75 तक चली। तो उस समय तो काफी रीजनल ही हुआ करती थी, नक्सलबारी से शुरुआत हुई वो सारी की सारी चीजें। चारू मजूमदार जो है एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे इस पूरी मूवमेंट के। और जो चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग, तो माओ जेडोंग की बेसिकली फिलॉसफी से लोग प्रभावित हैं। माओ जेडोंग का ये कहना है कि अगर आप जो है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हथियार उठाइए और अपने अधिकारों की मांग कीजिए, उनका तख्ता पलट कीजिए, वायलेंस कीजिए, ये बेसिकली माओ जेडोंग की थ्योरी है। तो उससे प्रभावित थे ये सारे लोग, अभी भी उनसे ही प्रभावित हैं, माओ जेडोंग से प्रभावित है। सेकंड जो वेव आया वो आया 1975 से 2004 के बीच में, ठीक है। और फिर थर्ड जो वेव आया वो है 2004 से के बाद से अभी तक चल रहा है, जिसमें जो है सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ और जो पीडब्ल्यूजी है और एमसीसीआई है उन दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया। तो अभी जो है सीपीआई माओइस्ट सबसे बड़ी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। माओ के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चाइनीज लीडर हुआ करते थे माओ, माओ जेडोंग, और माओ से संगमिन को कहा जाता है। तो आर्म्ड रिबेलियन की बेसिकली बात करते हैं, इंसर्जेंसी की बात करते हैं, मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, मिलिट्री उसकी बात करते हैं कि पावर कैप्चर करनी है बेसिकली। तो पावर कैप्चर करनी है लेकिन वायलेंस के थ्रू, ये उनकी थ्योरी है। और इनको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, सिर्फ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ही नहीं बल्कि वेपन्स वगैरह भी जो है चाइना के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आगे बढ़ते हैं। चाइना स्टेप्स अप LAC एयर ड्रिल्स एज टॉक स्टॉल। तो आपको पता ही है कि 2 दिन पहले दोनों के बीच में बातचीत हुआ था और बातचीत में कुछ खास कंक्लूजन निकल नहीं पाया, सोल्यूशन निकल नहीं पाया। लेकिन चाइना वालों की हमेशा आदत ही है कि एक तरफ वो बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ से जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो उसी प्रेशर क्रिएट करने के चक्कर में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे कुछ एयर ड्रिल्स वगैरह की जा रही हैं। और ये एयर ड्रिल का मतलब ये है कि कुछ प्लेन वगैरह उन्होंने उड़ा दिए होंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो इंडिया के बॉर्डर के काफी क्लोज में वो लोग उड़ा रहे हैं। तो वही जो है टेंशन का बड़ा माहौल बना के रखते हैं चाइना वाले। एक तरफ से कहते हैं कि सोल्यूशन निकालो, दूसरी तरफ से जो है फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो पता नहीं क्या मिलता है उनको, ये सब करके नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर की, तो कुछ कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ है सेल्फ स्टडी के लिए। तो बेसिकली इंडिया चाइना के बॉर्डर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मैप के अंदर, ये रहा वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें अक्साई चीन J&K वाला एरिया आता है। फिर आपका आता है सेंट्रल सेक्टर जो कि 545 किलोमीटर लंबा है, इसके अंदर जो है आपका हिमाचल उत्तराखंड आता है। तीसरे में हमारा आता है ईस्टर्न सेक्टर जो कि 1325 किलोमीटर लाइन है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह वो सब आता है। तो 3 सेक्टर ये माने जाते हैं। लेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो वेस्टर्न सेक्टर की है, फिर ईस्टर्न सेक्टर की है और बीच में सेंट्रल सेक्टर की है। पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो उसको लेके ही है ये। और यहाँ पे हम लोग 2 लाइन्स की बात करते हैं। तो पहली लाइन होती है जॉनसन लाइन, आपको पता होना चाहिए, और एक लाइन होती है मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन जो लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो लाइन है इसकी बात करता है। इंडिया मैकमोहन लाइन को मानता है और मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। दूसरी लाइन होती है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन के तहत अक्साई चीन वाला जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना जो है जॉनसन लाइन को भी नहीं मानता। तो 1962 के वॉर के बाद अक्साई चीन वाले एरिया को पूरी तरह से चाइना ही एडमिनिस्टर करता है। सेंट्रल सेक्टर में कोई खास हमारा डिस्प्यूट नहीं है, तो ये लगभग काफी ज्यादा डिमार्केटेड है। और जब से सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया गया है चाइना के द्वारा इंडिया का स्टेट, तो तब से जो है सेंट्रल सेक्टर में ऐसा कुछ खास चीजें नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न सेक्टर में हमारे पास जो है जगह है दौलत बेग ओल्डी। आपको पता ही है कि यहाँ पे इंडिया का जो है अभी हम लोगों ने रोड बनाया था, वहां पे एक एयरप्लेन जो है एक स्ट्रिप भी बनाया था, जिसको लेके अभी गलवान वगैरह में सबसे सारी चीजें हुई थी, है ना, वो सब आपको पता ही है। तो शख्सगाम वैली देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज यहाँ पे डाली गई है, शख्सगाम वैली। ये देखिए शख्सगाम वैली। तो शख्सगाम वैली क्या है, देखिए हमारा यहाँ पे आ जाता है, अगर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, तो ये ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पे हमारा आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है थोड़ा जाके इधर शख्सगाम वैली है। इस शख्सगाम वैली जो है वो पाकिस्तान ने एक्चुअली चाइना को गिफ्ट कर दिया है, और यहाँ से जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में निकलता है, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इसी की वजह से इंडिया जो है वो CPC का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी से निकल रहा है। तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। हल्का सा जो है सेंट्रल सेक्टर के बारे में आप पढ़ सकते हो, और ईस्टर्न सेक्टर के बारे में पढ़ सकते हो। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है, पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है। पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, NEFA। बाद में हम लोग इसको जो है अभी
तो ये अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए। 1962 का जो वॉर हुआ था तो चाइना ने इस पूरे एरिया को जो है अपने अंडर में ले लिया था। फिर बाद में जो सीज फायर हुआ तो चाइना जो है फिर से वो वापस चला गया। तो कुछ कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कल जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2 एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप आपने सभी ने इसका आंसर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पहले वाला तो बिल्कुल आसान ही था, IMF जो का ये फैसिलिटी होता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होती है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग था। और देखिए इसमें क्या कहता है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहली बात तो ये पता होना चाहिए इन्फ्लेशन हाई क्यों होता है। इन्फ्लेशन हाई इसीलिए होता है क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होती है ना। मनी सप्लाई जब ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट के पास जिसमें वो पैसे का जुगाड़ करने के लिए, पैसा बोरो करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी आदमी या जो भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है तो बदले में सरकार को पैसा देता है। और जब सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, ठीक है, पब्लिक को बेचती है तो पब्लिक सरकार को पैसा देती है। तो ये उल्टा चलता है, दोनों जगह पे उल्टा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसके भी पास होंगी वो दूसरे को पैसा देगा। तो जैसे मान लो, देख वैसे तो इकोनॉमी का टॉपिक नहीं है, मान लो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और इधर आप हो, आप इन्वेस्टर हो। तो सपोज आपने क्या किया, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया, तो बदले में आप गवर्नमेंट को क्या दोगे, पैसा दोगे। अब जब गवर्नमेंट को आप पैसा दोगे तो डेफिनेटली मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया। इसका उल्टा भी होता है, जब आप गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचते हो तो सरकार आपको बदले में पैसा देती है। तो इसका मतलब मार्केट में पैसा आ गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो सीधी सी बात है भैया, मनी सप्लाई को कम करना है तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ना। तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है लाइकली टू बाय, खरीदेगी नहीं बेचेगी, क्योंकि आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तभी तो आरबीआई के पास पैसा आएगा और मनी सप्लाई कम होगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे वो बाई की जगह अगर वो सेल लिखता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती। तो यूपीएससी ऐसा ही करता है, तो एक कोई भी वर्ड पकड़ लेता है उसको किसी और दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर देता है। तो यू नीड टू बी स्मार्ट एनफ इन योर एग्जाम के यहाँ पे क्या हो सकता है, और जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आएगी क्योंकि उतनी ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके डीपली प्रिपेयर होते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है 2 और 3, ठीक है। तो बढ़िया एमसीक्यू थे। इकोनॉमी वाले एमसीक्यूज में मुझे जो है हमेशा थोड़ा रहता है क्योंकि बच्चों को इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं यूजली, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको ऐसा बोलता हूँ कि जब भी इकोनॉमिक आर्टिकल अगर पढ़ने हैं तो पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी जहाँ पे आप इकोनॉमिक आर्टिकल को पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, उसके बिना फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा इकोनॉमी से ही है। इन्वेस्टमेंट वाया पी नोट्स ड्रॉप्स टू 80,092 करोड़। तो ये कोई टॉपिक हमारे लिए खास नहीं है, मतलब एज ये न्यूज हमारे लिए खास नहीं है। इस न्यूज के पीछे जो आइडिया है उस आइडिया के ऊपर हमें बात करना चाहिए कि पी नोट्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखिए यार, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है या इंडिया की जो कंपनीज है, इनके जो शेयर्स होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, ऑब्वियस सी बात है। तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी है, अगर वो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मान लो हमारा ये जो है BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, ये सेबी है, इधर सेबी है, तो सेबी के पास उसको रजिस्टर करना पड़ता है। पहले वो सेबी के पास रजिस्टर करेगा, है ना, केवाईसी फॉर्म भरेगा, अपनी पूरी डिटेल देगा, एड्रेस देगा, और जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको बताना पड़ता है कि भैया ये पैसा आया कहां से, क्योंकि ये ब्लैक मनी तो नहीं है। फिर कहीं जाके जो है सेबी उसको परमिशन देता है और फिर वो हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये आदमी जो है यूएसए में जो बैठा हुआ, मान लो टॉम क्रूज, अब वो टॉम क्रूज सीधा एसबीआई के पास, सेबी के पास नहीं जाएगा, वो इस इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, इस इंस्टीट्यूशन को अपनी डिटेल देगा, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो इसके बिहाफ पे यहां से शेयर खरीदता है। तो एक ये तरीका होता है। एक तरीका है पी नोट्स वाला। पी नोट्स में क्या होता है, ये जो जितने भी बीच वाले जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मीडिएट ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो हमारी मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं, उस शेयर को जो है वो किसी को भी बेच देते हैं विदाउट नोइंग हिज ऑल द डिटेल्स। इसे बोलते हैं पी नोट्स। तो बेसिकली पी नोट्स क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई भी विदेशी इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के साथ अपनी डील करता है, और इंडिया में हमारा जो सेबी है उसके साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलता कि वो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन है। तो उसकी आइडेंटिटी लगभग आप ये समझ लीजिए कि वो डिस्क्लोज नहीं होती है। एक आधे की हो सकती है जो डायरेक्ट परचेज करता है, लेकिन वो उसको बाद में किसी और को तो बेच सकता है ना। अब टॉम क्रूज ने मान लो जो है इसको किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, तो ऐसे लाइन चलती रहती है।
तो एग्जैक्टली एंड में हमें नहीं पता चल सकता कि हमारे शेयर किसके पास है। तो ये जो है काफी सीक्रेटिव होता है, और कई बार जो है यहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग वगैरह के केस भी आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी आते हैं, जिसकी वजह से पी नोट्स को हम लोग बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं। एनकरेज करने का मतलब ये है कि इंडिया में पी नोट्स बैन नहीं है। पी नोट्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नो डाउट, और पी नोट्स के थ्रू इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती भी है। तो वो इन्वेस्टमेंट अभी धीरे धीरे कम हो रही है इंडिया में, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए हैं, तो मोस्टली इन्वेस्टर जो है इंडिया से पैसा निकाल कर वो अमेरिका के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पी नोट से कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। प्रोज तो आपको पता ही है कि एनोनिमिटी सबसे बड़ा प्रोज होता है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है, हमें सेबी को नहीं पता होता भैया वो कौन होता है। कॉन्स तो आपको पता ही है, एथिकल प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिस्ट फंडिंग के केसेस भी यहाँ पे आते हैं। एडवर्सली कैसे इंपैक्ट कर सकता है, मान लो एक ही दिन जो है करोड़ों रुपए अगर वो स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाते हैं तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पे डेफिनेटली होता है, क्योंकि पी नोट्स के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे को बाहर लेके जाना दोनों बहुत ईजी होता है, विद इन सेकंड, विद इन आवर्स हो सकता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पी नोट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो कहता है टनल विजन दैट इज एंडेंजरिंग इंडियाज हिस्ट्री। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि हमारा जो 1958 का जो एक्ट है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AMASR, आर्कियोलॉजी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द रिमेन्स एक्ट 1958। इसके तहत जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये आज की बॉडी नहीं है, बहुत कानून तो हम लोगों ने 1958 में बनाया था, लेकिन इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया था। 1861 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय जेम्स कनिंगम, और जेम्स कनिंगम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो उनके देखरेख में सब हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होता है, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है ना, उनको प्रिजर्व करना है, वो काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये न्यूज में क्यों है, इसीलिए न्यूज में है क्योंकि अभी मॉनसून सेशन के अंदर एक बिल पेश होगा। अभी हमें उस बिल की एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं है, जिसमें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम लोग क्या करेंगे, इस एक्ट को बेसिकली अमेंडमेंट करने वाले हैं। तो उस अमेंडमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिटेल जब आएगी तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है छोटा सा एडिटोरियल इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आपका एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ खास मुझे मजेदार लगा नहीं, बट स्टिल फिर भी तो कहता है कि मॉनसून सेशन में पहली बात तो बिल पेश होगा। तो ये कहता है कि हो सकता है इस बिल के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए। वीक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। देखिए, अभी जो करंट एक्ट है हमारे पास 1958 वाला, वो क्या कहता है, उसका जो सेक्शन 20 है वो ये कहता है कि पिछली बार जो है इस एक्ट को हम लोगों ने 2010 में अमेंडमेंट किया था। खैर, ये कहता है कि जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनको प्रोटेक्ट करता है, उनके 100 मीटर के रेडियस के अंदर कोई भी नई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी। आप एक ईंट भी नहीं रख सकते हो। और 300 मीटर के अराउंड जो है जो भी एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट किया जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो 3700 साइट्स को जो है वो देख रेख करता है, ठीक है। तो कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होती हैं, वो सिर्फ हमारे हिस्ट्री को ही इंडिकेट नहीं करती हैं, बल्कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी, अभी मॉडर्न समय में भी काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं। तो एक तो पहली बात हमारा भैया वहां से रिवेन्यू आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात, जो नई जनरेशन होती है हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो एक गेटवे होता है हिस्ट्री में देखने का। तीसरा तरीका ये होता है कि जैसे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट ऐसी हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में बात करें, जैसे पुराना किला या हुमायूं टूम वगैरह जो इसकी हम लोग बात करते हैं, ये काफी ग्रीन एरिया है। तो दिल्ली जैसे बहुत बड़े शहर में जहां पे इतना पॉल्यूशन है, इतना ट्रैफिक है, तो आम जनता को ग्रीनरी प्रोवाइड कराता है, एक लंग्स प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। और जो कुछ छोटे छोटे जो है जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, उनके लिए एक सेंचुरी का काम करता है ना। जैसे पुराना किला और जितनी भी आप यहाँ पे देखते हो दिल्ली वगैरह में या बड़े बड़े सिटीज में जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो सिर्फ इनका हिस्टोरिकल ही रेलेवेंस नहीं होता है, बल्कि इनका इकोलॉजिकल रेलेवेंस भी होता है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ चीजें के बारे में बात करता है। तो परमिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क रिस्क वीकनिंग द फाउंडेशन ऑफ द सेंचुरी ओल्ड एडिफिस। जैसा कि अभी ओडिशा के अंदर भी जो प्रोजेक्ट चल रहा था, तब भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो होता क्या है, अगर ये जो देखे पुरानी जो साइट्स होते हैं, इनके जो नींव होते हैं, इनके फाउंडेशन होते हैं, वो काफी वीक होती है ना।
तो अगर आप इनके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन करते हो तो डेफिनेटली इनकी जो फाउंडेशन है वो वीक हो सकती है, दीवार वगैरह टूट सकती है। और देखिए ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, ये ट्रेजर होते हैं। इनके ग्राउंड के अंदर अगर हम लोग एक्सकवेट करके देखें तो बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, है ना। मान के चलिए कि जैसे अभी आपका सन टेम्पल है, ठीक है, कोणार्क जो टेम्पल है आपका, अब कोणार्क टेम्पल के नीचे जमीन के अंदर हो सकता है कितना ट्रेजर दबा हुआ होगा। ट्रेजर मेरा मतलब सिर्फ सोने से नहीं है ना, कितनी मूर्तियां होंगी, स्टैच्यूज होंगे। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे या कोई मान लो आपने पिलर लगाया या कंस्ट्रक्शन किया तो वो टूट सकते हैं, है ना। एक वो भी बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी फ्रजाइल हो चुकी हैं पुराने मोन्यूमेंट्स, क्योंकि 300 400 हजारों साल पुरानी है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते, है ना। इतनी मजबूत नहीं है कि आप, हो सकता है वहां पे कुछ है ना बुलडोजर वगैरह चलाएं या कुछ भी करें और ड्रिलिंग वगैरह करें तो वो कमजोर हो सकती है ना, वो टूट सकती हैं। तो बेसिकली इन्होंने यही कहा है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। तो अभी ये बिल जब पेश होगा तब होगा, जब इसके पास होगा तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी तो बिल आया नहीं है, बिल से पहले ही उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब आएगा तो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम लोग क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, तो तब देखेंगे क्या रहने वाला है। ठीक है, चल, तो यही था इसके बारे में, और तो कुछ खास है नहीं। तो आई होप हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर यहाँ पे कर लिए हैं। और एनालिसिस आपको पसंद डेफिनेटली आता है, आप आते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है अपने सजेशन वगैरह आप दे सकते हो। आपके सजेशन को हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें। कई बार हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी सजेशन देते रहें, फीडबैक देते रहें। ठीक है, पसंद आया है तब भी, नहीं पसंद आया है तब भी। तो दोस्तों आज के लिए यही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।